हेलो स्टूडेंट्स, तो क्या आप तैयार हैं एक नए टॉपिक के लिए। आज का टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है बोर्स का एटॉमिक मॉडल। तो बोर का एटॉमिक मॉडल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अपने इस चैप्टर में, अपना चैप्टर कैसा है, इस चैप्टर में 4 एटॉमिक मॉडल्स हैं। उसमें कुछ मॉडल्स बहुत ही बेसिक, बहुत ही ईजी है। एक मॉडल कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनने वाला टॉपिक है इसमें, इधर वो डेवलपमेंट्स है या फिर है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल को बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंस के साथ अपन को देखना है और इंपॉर्टेंस के साथ ही अपन को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं बेटा अपन बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि ये बेस्ड किस पे है। तो ये बेस्ड है आपके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। बहुत ही डिटेल में लास्ट क्लासेस में अपन ने वैसे ही प्लैंक्स क्वांटम मॉडल पढ़ा है। तो बेस्ड है ये प्लैंक्स क्वांटम मॉडल पे और न्यूटोनियन फिजिक्स पे। न्यूटोनियन फिजिक्स यानी कि क्लासिकल फिजिक्स। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, सर कह रहे हैं न्यूटोनियन फिजिक्स यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, तो क्या कोई और टाइप की फिजिक्स भी होती है? बिल्कुल होती है। हम बात कर रहे हैं लार्जर पार्टिकल्स की, डे टू डे लाइफ के फिजिक्स की। तो जो भी फिजिक्स डे टू डे लाइफ में अप्लाई होती है उसको अपन कहते हैं क्लासिकल या फिर न्यूटोनियन फिजिक्स। लेकिन जब आप बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स की बात करो, बहुत ही स्मॉल छोटे पार्टिकल्स, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ और भी छोटे पार्टिकल्स आने लगे हैं, राइट, जिनसे आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं, क्वार्क कहते हैं अपन उन्हें। तो वो सारे पार्टिकल्स की या इनकी बात करूँ तो इनका मोशन जो है वो सब डिफाइन होगा, किससे डिफाइन होगा? ये सब डिफाइन होगा आपकी क्वांटम मैकेनिक्स से। आपकी जो न्यूटोनियन फिजिक्स है वो कुछ नहीं कर सकती, उसमें पूरी की पूरी क्वांटम फिजिक्स लगनी है, क्वांटम मैकेनिक्स लगना है उसमें, ठीक है। तो वो भी आएगा आगे, अपन क्वांटम मॉडल पढ़ने ही वाले हैं, तो क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स की हम उसमें बात जरूर करेंगे। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस होना चाहिए किस पे? बोर्स मॉडल पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं बेटा बोर्स एटॉमिक मॉडल की। तो शुरुआत करेंगे उसके कुछ गिवन पोस्टुलेट से। तो पोस्टुलेट्स पे जरा ध्यान दीजिए। तो बोर ने कहा पहला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ रहेगा और एटम में प्रेजेंट होगा। एटम कंसिस्ट ऑफ अ डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होगा उसमें? एक डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब आप कहेंगे नई बात क्या है, ये तो रदरफोर्ड ने भी कहा था। बिल्कुल कहा था, बट आगे भी सुनिए। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन अ सर्कुलर पाथ। अब आप कहेंगे इसमें भी क्या नई बात है सर, ये भी कहा था रदरफोर्ड ने, लेकिन इसने उन पाथ्स को डिफाइन किया कि वो पाथ कहलाएंगे ऑर्बिट, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो गई। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बैलेंस्ड होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। आप में से जितने लोगों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पता है, मुबारक। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए काम आने वाला फोर्स है, ठीक है। उस फोर्स को बैलेंस करेगा आपका कौन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वाइस वर्सा भी ठीक है, आप कहोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में मैं समझाता हूं तुम्हें। देखिए, आपको रदरफोर्ड ने कहा था कि आपका जो न्यूक्लियस है उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। उसका एक काउंटर ये आया कि यार इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज्ड पार्टिकल, क्योंकि ये चार्ज्ड है, तो ये अपनी एनर्जी लूज करेगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा मैक्सवेल ने कहा।
कि भाई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा तो एक स्पाइरल पाथ फॉलो करेगा और इवेंचुअली जाके गिर जाएगा किसमें, न्यूक्लियस में। यह अनस्टेबिलिटी कॉज करेगा जो कि एक्चुअल में फैक्ट नहीं है, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, गलती पकड़ लिया अपन ने रदरफोर्ड की। अब बोर इसमें क्या एडवांसमेंट बताता है या बोर इसमें क्या करेक्शन बताता है, तो बोर कहता है कि हाँ भाई न्यूक्लियस तो होगा, है ना, और न्यूक्लियस के आसपास आपका इलेक्ट्रॉन भी घूमेगा, बहुत मजे में घूमेगा एकदम, लेकिन जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बैलेंस्ड रहेगा किसके साथ, ये बैलेंस्ड रहेगा आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस होता रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया, आई गेस समझ में आया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ टॉपिक है नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को ये ज़रूर लग सकता है कि यार हमने तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में सुना नहीं, लेकिन बेटा सुन के भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, समझ में आने वाली चीज़ है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि बैलेंस हो रहा है किससे, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के आसपास तो कितने भी सर्कुलर पाथ्स हो सकते हैं, मतलब ऑर्बिट्स कितने हो सकते हैं, एक्चुअली इनफाइनाइट ऑर्बिट हो सकते हैं। भाई आप इन्फिनिटी तक कितने भी ऑर्बिट ले जाओ, सारे ऑर्बिट्स को बोल दो कि यार उसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही घूमता है, कहाँ घूमेगा वो, जहाँ ये बैलेंस्ड रहेगा। और हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं, उसके लिए भी बोर ने आपको एक सोल्यूशन दिया है। बोर्न का सेकेंड पॉस्टुलेट, बोर ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व in those orbit where angular momentum of electron, एंगुलर मोमेंटम की बात करने लगेंगे अपन सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन के। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन एच अपॉन 2 पाई, एक कांस्टेंट रहेगा h अपॉन 2 पाई, एन मैंने पहले लगा दी, एक कांस्टेंट रहेगा h अपॉन 2 पाई, उसका इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम है आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होगा n इंटू एच अपॉन 2 पाई के। ये n आपका इंटीजर वैल्यू है, यहाँ पे ये n कौन सी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। और ये डिनोट करती है आपकी नंबर ऑफ ऑर्बिट को, नंबर ऑफ ऑर्बिट बताती है ये। ऑर्बिट शेल 9th क्लास में थोड़ा थोड़ा सा शायद याद आ रहा हो, नहीं याद आ रहा तो थोड़ी देर रुकना, मैं बताने ही वाला हूँ। तो n जो है आपका वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को डिफाइन करता है यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे कि k, l, m, n। ठीक है, आप उसके लिए n की वैल्यू लिखेंगे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, n के मल्टीपल में आना चाहिए आपका h अपॉन 2 पाई। ठीक है, इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, वो टर्म ये है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा हो गया, वो हो गया क्वांटाइज्ड। कैसा हो गया, वो क्वांटाइज्ड हो गया। बहुत सारे लोगों को क्वांटाइज का मतलब पता नहीं होगा, कंफ्यूज भी हो रहे होंगे। मैं आगे थोड़ा सा एक अलग पेज लेके एक एग्जांपल के थ्रू सेट करता हूँ इस चीज़ को। देखना, आप बात करते हैं बेटा एंगुलर मोमेंटम की, उसकी जगह मैं बात करता हूँ चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
अगर 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैं इसके बीच का चार्ज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे निकाल के दो, तो वो चार्ज होगा आपका, लेट जस्ट से Q इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब मैं आपसे कहता हूँ कि क्या ये चार्ज अचीव कर पाना पॉसिबल है या नहीं अपने लिए, तो इसका जवाब है ना, अपने लिए ये चार्ज अचीव कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि यार देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 2.4 यानी इनके बीच का चार्ज
लाने के लिए अपन को 1.5 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके और फर्दर डिविजन्स नहीं हो सकते, है ना। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो यहाँ पे ये क्यू चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो अपन कहते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड है भाई, हमेशा इसके मल्टीपल में ही आएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का चार्ज जो आएगा वो n इंटू ई ही आएगा, ई का चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको कहते हैं क्वांटाइज्ड होना, वैल्यू का क्वांटाइज्ड होना। जैसे यहाँ पे चार्ज क्वांटाइज्ड है वैसे ही यहाँ पे आपका क्या क्वांटाइज्ड रहेगा, यहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहेगा। n की वैल्यू आप पुट करते जाए, n की वैल्यू आप पुट करेंगे 1 फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आएगा h/2π। 2 पुट करेंगे आप तो आएगा 2 इंटू h/2π। 3 पुट करेंगे आप तो आएगा 3 इंटू h/2π। 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू h/2π। सॉल्व करेंगे अगर आप इनकी वैल्यूज़ को तो इंटीग्रल फंक्शन में ये आपका आ जाएगा 0.5 h/π, ये आ जाएगा आपका h/π, ये आ जाएगा आपका 1.5 h/π, ये आ जाएगा आपका 2 h/π। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वैल्यूज पॉसिबल है, इसके बीच की वैल्यू 0.75 h/π पॉसिबल नहीं, h/π नहीं आएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपकी एंगुलर मोमेंटम कैसा है, क्वांटाइज्ड है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पोस्टुलेट की तरफ। तो अगले पोस्टुलेट में ये कहता है, अब इन्होंने एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन कर दिया, तो ये कहते हैं कि द ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, जहां एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा। उन्हें हम नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है, या फिर एनर्जी लेवल्स, या फिर एनर्जी लेवल। स्टेशनरी ऑर्बिट कह देंगे हम उन्हें, या फिर हम उन्हें कह देंगे एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यार एनर्जी भी कैसी होने वाली है उनकी, फिक्स्ड होने वाली, ठीक है। इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स और एनर्जीज को अपन कहेंगे ऑर्बिट्स विद फिक्स्ड एनर्जी एंड रेडियस। फिक्स एनर्जी रहेगी, फिक्स रेडियस रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन जो घूमने वाला है वो किसी ऑर्बिट में घूमेगा, उस ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो कैसी रहेगी, हमेशा बेटा फिक्स्ड रहेगी, है ना, मतलब चेंज नहीं होगी, और रेडियस भी कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ से मूव ऑन करते हैं अपन, बात करते हैं इसके फोर्थ पोस्टुलेट की। फोर्थ पोस्टुलेट में ये बात करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को चेंज करने की, जो कि पॉसिबल है वेरी इजीली। अपन ये कहते हैं द एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड, एनर्जी या तो अब्सॉर्ब करेंगे या फिर क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करे तभी आपकी एनर्जी क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी या फिर रिलीज होगी, ठीक है। समझ में आया ये, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप कि आपका जो सब्सटेंस कह रहा हूँ, आपका जो इलेक्ट्रॉन है, लेट जस्ट से आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, पहली ऑर्बिट कह देते हैं अपन इसे, इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अगर ये कहीं बाहर से एनर्जी गेन कर ले, ठीक है, एनर्जी तभी गेन मानी जाएगी जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से जंप करके इस ऑर्बिट में चला जाए और इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में चला जाए और उस ऑर्बिट से स्टार्ट कर दे क्या करना, रिवॉल्व करना। अब आप बात करते हो कि एनर्जी अब्जॉर्ब की बात तो समझ में आई, रिलीज का क्या केस होगा। तो एनर्जी रिलीज का केस होगा जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है पहले ऑर्बिट में, और वो मूव करके कहाँ आ जाएगा आपका,
सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। आपकी ये एनर्जी रिलीज्ड है और ये एनर्जी अब्जॉर्ब्ड है। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो बोर ने कहा कि एनर्जी जो है वो तभी अब्जॉर्ब या रिलीज मानी जाएगी जब आपका इलेक्ट्रॉन एक किसी ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जम कर जाए। या तो वो लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट हो सकता है या फिर हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट हो सकता है। जब वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, ऐसा करने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप कहेंगे कि एनर्जी क्या है, अब्जॉर्ब्ड है, एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, आप ऐसा कहेंगे। और जब आप देखेंगे कि एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, तब ये बात आपकी फिक्स हो जाएगी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक हायर ऑर्बिट से एक लोअर ऑर्बिट में मूव किया है। ठीक है, इसी चीज़ को अपन स्टेटमेंट फॉर्म में भी देख लेते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख भी लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट ये कि एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज की जाएगी व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। एक हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में। और सिमिलरली आप कहेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम अ लोअर ऑर्बिट, एक छोटी वाली ऑर्बिट से, नीचे वाली ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में मूव करेगा, तो एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड। ऐसा वो एनर्जी की मदद से ही कर पाएगा, नहीं तो उसके लिए कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। आप यहाँ से एक और चीज़ इंप्लाई कर सकते हैं, एक और चीज़ सीख सकते हैं कि जैसे कि आप पहली ऑर्बिट के लिए एनर्जी कह रहे हैं E1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए एनर्जी कह रहे हैं E2, थर्ड ऑर्बिट के लिए एनर्जी कह रहे हैं E3। ठीक है, तो ये एनर्जी का कैसा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये एनर्जी का कैसा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। राइट, मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट की, सेकेंड ऑर्बिट की उससे ज़्यादा, थर्ड ऑर्बिट की उससे और ज़्यादा। तो यहाँ से ही इंप्लाई करके अपन समझ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे मैं समझाऊँ तो देखे, जैसे कि मान लीजिए आपकी ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये आपकी फर्स्ट ऑर्बिट है। यहाँ इस फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चैन से, बिल्कुल ठीक है। इसकी एनर्जी लेट जस्ट से बेटा E1 है। ठीक है, इसकी एनर्जी E1 है। बाहर से आप अगर इसे एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो ये एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और जब ये एनर्जी इस पर्टिकुलर दूसरी ऑर्बिट की एनर्जी E2 के बराबर हो जाएगी, तब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पहुँच जाएगा, E2 में। ठीक है, तो तब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ पहुँच जाएगा, आपका E2 में पहुँच जाएगा। तो ये एनर्जी अब्जॉर्ब्ड करना इसके लिए ज़रूरी है, अगर इसको एक लोअर ऑर्बिट से किस में जाना है, एक हायर ऑर्बिट में जाना है। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो इसके बाद और एक आगे का कंसेप्ट अपन समझते हैं कि सिमिलरली अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ E2 में प्रेजेंट है, लेट जैसे आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, आपका यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट में, जिसकी एनर्जी क्या है, E2, और ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब अपनी एनर्जी को कम कर रहा है। तो एनर्जी कम करने के लिए इसे एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। एनर्जी को इसको रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट है आपका। एनर्जी अगर आपने गेन करी है तो आप एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएंगे, और आप हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे जो आपकी एनर्जी अब्जॉर्ब्ड है या फिर रिलीज्ड है, एनर्जी आपकी अब्जॉर्ब्ड है या फिर रिलीज्ड है, ये अब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड एनर्जी बराबर होगी आपकी एनर्जी ऑफ, या डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स। राइट, तो मतलब जो भी आपको रेडिएशन मिलेगा या जो भी आप इसे रेडिएशन देंगे, उस रेडिएशन की एनर्जी आप बोल सकते हो h न्यू। ठीक है, उस रेडिएशन की एनर्जी आप बोल सकते हो h न्यू। h न्यू की
जो आया है वो कैसे आया है, ये हमने पढ़ा है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में कि हर रेडिएशन की एनर्जी जो है वो एच न्यू के बराबर होती है। तो एच न्यू जो है वो बराबर होगा आपके लेट जस्ट से ई ऑफ N2 माइनस ई ऑफ N1। अगर आपका जो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, N1 से N2 तक या फिर N2 से N1 तक, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी रिलीज और एनर्जी गेन्ड साइन आपका पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए फॉर ट्रांजिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वन रेडिएशन इज अब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। या तो एक ही रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन होगा या फिर एक ही रेडिएशन क्या होगा, रिलीज होगा। आप ये नहीं कह सकते, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि यार बहुत सारे रेडिएशन निकल जाएंगे अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करवा रहे हो, या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब होंगे, बहुत सारे रेडिएशन अब्जॉर्ब होंगे। सिर्फ एक ही रेडिएशन होगा पर इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके मोर और लेस सारे पॉस्टुलेट्स हो गए हैं, है ना। इसमें मैं एक चीज़ और आपको नोट करके बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझे आप कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकता है स्पेक्ट्रम को फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिनके पास सिर्फ क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए ये बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाएगा किसे, उसके स्पेक्ट्रम को। आप बोलोगे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब क्या, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के जैसी स्पीशीज। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन के जैसी स्पीशीज का मतलब क्या, जैसे कि हीलियम जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम 2 पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बेरिलियम जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम 3 पॉजिटिव में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब आपको मोर और लेस कितने भी न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए। तो आपके जितने भी सारे ऐसे एलिमेंट्स या आयंस जिनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उन सब के लिए आपके स्पेक्ट्रम को बोहर मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकता है। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाता है कि बोहर का जो मॉडल है is only applicable to हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल हुआ ये, राइट। मतलब जो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसा नहीं है उसके लिए आप बोर्स मॉडल को अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप आपको ये समझ में आया। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग follows or obeys Bohr's atomic model, या फिर which can be explained by Bohr atomic model। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा यहाँ हो सकता है लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा, ठीक है। तो आपका एक ऑप्शन है हाइड्रोजन, एक ऑप्शन है आपका हीलियम पॉजिटिव, एक ऑप्शन है आपका हीलियम 2 पॉजिटिव और एक ऑप्शन है आपका लिथियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके 4 ऑप्शन है। तो आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको, इसमें आपको मिलेंगे 0 इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल है ये जो हमने रदरफोर्ड में पढ़ा हुआ है, और ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका हीलियम 2 पॉजिटिव। क्वेश्चन मुझे एक्चुअली में लिखना था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉलोज बोर एटॉमिक मॉडल, कौन फॉलो नहीं करता, तो हीलियम 2 पॉजिटिव फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके बोर्स एटॉमिक मॉडल से सिंपल इस फैक्ट पे कि वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है।
आगे मूव ऑन करते हैं भाई अपन, ठीक है। सारे नोट्स पॉज करके लिख सकते हो आप, पॉज करके नहीं लिख पाओगे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जस्ट लेट मी नो ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। आगे मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं। चले तो बात करते हैं अपन किसकी, बोर्स फॉर्मूला की, ठीक है। सबके लिए दिया था इसने, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फॉर रेडियस एंड वेलोसिटी, ठीक है। सबसे पहले रेडियस और वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं अपन, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, टाइम पीरियड, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अभी अपन स्पेसिफिकली किसके लिए बात कर रहे हैं, रेडियस और वेलोसिटी के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेडियस की, ठीक है। लेट मी बी वेरी क्लियर, जो इसका डेरिवेशन है, ठीक है, दैट डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर जेई मेन, जेई एडवांस, नीट और द बोर्ड एग्जामिनेशन, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट क्योंकि क्वेश्चन उसके फॉर्म में भी आ सकता है, क्वेश्चन सारे कांस्टेंट के फॉर्म्स में भी आ सकता है, इसलिए यू हैव टू नो कि कैसे अपन ने डिराइव किया है, वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो अगर आपने कर लिया तो आप इजीली बाकी चीज़ों को भी डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। तो इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं रेडियस के लिए। तो रेडियस के लिए मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो अपन को वैसे भी पता है। सबसे पहला ये है कि एंगुलर मोमेंटम जो था वो बराबर था NH/2π के, सही है। एंगुलर मोमेंटम को अपन लिखते हैं m इंटू वी इंटू आर, एम वी आर इजिकल्स टू NH/2π, सही है। एम वी आर इजिकल्स टू NH/2π। अब ये जो एम वी आर है ये क्या है वो समझ लेना। देखिए जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, मेरी शाबाशी तुम लोगों के साथ है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुने बेटा। मोमेंटम अपन को पता है, मोमेंटम इज बेसिकली व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। उसमें एंगुलर मोमेंटम के लिए अपन और क्या ऐड करते हैं, एक रेडियस ऐड करते हैं। जैसे कि आपका बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर आर रेडियस में आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर आर के लिए जो भी इसका मास होगा इनटू इसकी वेलोसिटी होगी और ये जो रेडियस होगा ये सब मिला के आपका क्या आ जाएगा, इसका एंगुलर मोमेंटम। तो एम वी आर इजिकल्स टू NH/2π। ये क्या है अपना पहली इक्वेशन है। लेट जस्ट से दिस इज द इक्वेशन 1, राइट। इक्वेशन 2 की बात करते हैं अपन। तो इक्वेशन 2 के लिए मैंने आपको बोला था बेटा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बराबर होगा आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, ठीक है। जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बराबर होगा किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, लेट जस्ट से एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि वहीं है वैसा ही सेम टू सेम, थोड़ा अलग मान लो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, राइट। अब न्यूक्लियस भी एक चार्ज एंटिटी है, लेट जस्ट से Q1 उसका चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज एंटिटी है, लेट जस्ट उसका Q2 चार्ज है। तो बाय कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ये हो जाएगा आपका K इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब बहुत सारे लोग पैनिक कर जाएंगे कि सर ये क्या है, ये क्या है सर, क्या लिख दिया, क्या लिख दिया। कुछ नहीं है बेटा, कूलम्स लॉ है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, Gm1m2 इंटू R², दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसा ही सिमिलर होता है यहाँ पे, बस मासेस की जगह चार्ज पे डिपेंडेंसी होती है। चार्ज आपका Q1 है, चार्ज आपका Q2 है। Q1 Q2 मैंने ले लिया, एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, दैट इज K। इसकी वैल्यू तुम फिजिक्स में बहुत इजीली निकालोगे, 1/4πε0, लेकिन वो फिजिक्स की बात है, मुझे उससे मतलब भी नहीं है। मैं तो यहाँ बता रहा हूँ तुम्हें केमिस्ट्री में कि क्या हो जाएगा अपना K Q1 Q2 अपॉन R²। K Q1 Q2 अपॉन R², ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाय कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर अपन बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो उसका फॉर्मूला आएगा आपका mv²/r। कितना आएगा बेटा, mv²/r, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं अपन। mv²/r करने के बाद देखिए यहाँ पे बेटा आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके लिए K तो एज इट इज रहेगा, Q1 यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देता हूँ मैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आता है लेट जस्ट से वो E है, राइट। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या है, E। तो आपका जो न्यूक्लियस पे चार्ज आएगा वो होगा जितने आपके न्यूक्लियंस प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, या फिर जितने आपके प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो प्रोटॉन्स जो एटॉमिक नंबर होगा वो इनटू
इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम ही होता है, तो अगर मैं प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 रखूँ और ई का भी वही चार्ज रखूँ तो एक ही बात है, तो ये हो जाएगा z इंटू ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है mv² बाय आर, ये आपका mv² बाय आर। आपको दो इक्वेशंस दिख रही है, इन दोनों इक्वेशंस में किसी में भी एक में अपन को जनरल रिप्लेसमेंट करना है। आई चूज दिस रिएक्शन कि अपन यहाँ पे v² की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे v² की वैल्यू पुट करके निकाल के यहाँ पुट करते हैं, या फिर अपन यहाँ से r की वैल्यू निकालते हैं या v की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पुट करते हैं। दोनों केसेस में अपन को आंसर मिल जाएगा। तो चले देखते हैं बेटा, तो इन दोनों इक्वेशंस को नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर करता हूँ। तो एक इक्वेशन है आपके पास कि आपके पास आया है mvr इज इक्वल्स टू NH/2π, एक आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या है, दूसरी इक्वेशन अपने पास है k इंटू जेड इंटू ई स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने e इंटू ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv² बाय आर। ये अब हमारे पास एक और इक्वेशन है। यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ले बेटा, वेलोसिटी की आप वैल्यू निकालेंगे, वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी NH/2π m इंटू आर। ठीक है, देखिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी v की वैल्यू निकाल के वहाँ पुट कर सकते हो, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप यहाँ से भी निकाल के वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे तो यहाँ से mv की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हो, ओनली mv की वैल्यू, v उसमें भी रह जाएगा लेकिन फिर भी उसको एलिमिनेट करने के अपने पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, हो सकता है कोई दूसरा टीचर आपको कुछ बताए, हो सकता है मैं कुछ अलग बताऊँ, हो सकता है आप बुक में कुछ अलग पढ़ो, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि तरीका बिल्कुल सेम है। तो देखिए ज़रा बेटा आगे, तो v की वैल्यू आपने ले ली NH/2π mr, उस v की वैल्यू को अपन यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपके पास हो जाएगा k इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू m एज इट इज़ रहेगा आपका, r आपका एज इट इज़ रहेगा, v स्क्वायर की जगह आप पुट करेंगे n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 की जगह पे 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर एंड अगेन r स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में क्या क्या कैंसिलेशन पॉसिबल्स है, उन कैंसिलेशंस को कैंसिल कर दीजिए। आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इस आर स्क्वायर से, राइट, आपका m कैंसिल हो जाएगा इस m से। ठीक, इस r को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि अपन को रेडियस की तो इक्वेशन निकालनी है, तो r को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास हो जाएगा r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m इंटू k जेड ई स्क्वायर। ये आपकी पूरी इक्वेशन है, किसके लिए, ये पूरी इक्वेशन है आपकी रेडियस के लिए। ठीक है, बट ऑब्वियस है यार, आप इन सब में कांस्टेंट्स की वैल्यू अगर पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम के टाइम पे हम इतना टाइम वेस्ट करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो h आपका कांस्टेंट है, h आपका कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, z और n ही इकलौते वेरिएबल है यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कैसी है, कांस्टेंट है। तो हम बात करते हैं भाई इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू को पुट करने की। तो n स्क्वायर h की वैल्यू भाई प्लांक्स कांस्टेंट है, वैल्यू बहुत बार पढ़ चुके हैं हम, क्या वैल्यू होगी इसकी 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, यही वैल्यू होगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू, सब कहेंगे सर हमें पाई की वैल्यू पता है, सर क्या बताओगे आप, ठीक है 3.14 का होल स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। भाई रेडियस किसका निकाल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम जब अपन ने m पुट किया था किसका था, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का ही मास पुट करना होगा। k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, z आपका ये है और e की वैल्यू आप पुट करोगे, e की वैल्यू आप पुट करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और इतनी सारी चीज़ें सॉल्व करने की हिमाकत बार बार करना पॉसिबल नहीं है अपने लिए, इसलिए हम इसे कांस्टेंट के वे में ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं। क्या वो कांस्टेंट होगा वो समझना बेटा, r की जो वैल्यू है इन सब कांस्टेंट्स को सॉल्व करने के बाद निकल के आती है 0.529 n स्क्वायर बाय z इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अगर आप मीटर में, क्योंकि ये सारे आपने ऐसा यूनिट में ही रखे हैं
तो आप सॉल्व करेंगे तो ऐसा यूनिट में आंसर आएगा 10⁻⁻10 मीटर। बट क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वैसे ही एटम वैसे ही बहुत छोटा है, तो बहुत ही छोटे यूनिट में ही आपको उसका रेडियस एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो छोटे रेडियस में अपन उसको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार रहें, और इसको कन्वर्ट करके अपन कहेंगे कि आर आपका हो जाएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 को अपन एंगस्ट्रॉम लिखेंगे, ये हो जाएगा n²/z, और यहाँ यूनिट लिख दी जाएगी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम ज़्यादा अच्छी यूनिट है यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए। रेडियस को जनरली अपन एंगस्ट्रॉम में एक्सप्लेन करते हैं, और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूँ, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आर के लिए ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू आ गई, बड़ी मेहनत के बाद आई बट आई। आपको ये वैल्यू ज़रूर याद रखनी, ठीक है, और ये वैल्यू याद रख के हमें क्या करना है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में इन्हीं वैल्यूज़ को अप्लीकेबल करना है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे बेस्ड है और इस फॉर्मूला पे एक्सप्लेन करना है, तो ऐसे कुछ थोड़े बहुत ही क्वेश्चन होंगे, उसमें आप आगे डिराइव करके डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट याद रखने की ज़रूरत है नहीं, बाकी आप इसको डायरेक्ट ज़रूर याद रखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो ये हो गया आपका एक और सिंपल फॉर्मूला, दैट इज़ रेडियस। इसको मैं बोल देता हूँ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जब n की वैल्यू आप रखेंगे तो n के लिए अलग अलग वैल्यूज आएंगी। z अगर आप रखेंगे, z क्या है यहाँ पे n तो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट की बात हो रही है। z यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर है जिस एटम की बात हो रही है। एंड लेट जस्ट मी रिमाइंड यू कि जो Z है वो सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए होना चाहिए। जैसे मैं हीलियम के लिए Z रख के यहाँ वैल्यू नहीं निकाल सकता, हाँ हीलियम पॉजिटिव के लिए निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया। ठीक है, अगर आपको रेडियस समझ में आ गया तो बाकी सारे फॉर्मूले आपके लिए बिल्कुल क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। सारे सिंपल दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे भाई यहाँ पे। तो अगली बात करते हैं अपन किसकी, वेलोसिटी की। पहले हमने रेडियस की बात करी थी, अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी के लिए अब एक ही फॉर्मूला काफ़ी है। वेलोसिटी के लिए आपके पास था mv/r = nh/2π, राइट। इसी में आप क्या करें, वेलोसिटी को यही रहने दें, आप लिखें nh/2π m × r, राइट। अब r के लिए आप ये पूरी वैल्यू रख के कैंसिलेशन कर सकते हैं। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम इफ़ यू वांट टू डू दिस। और या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो आर के अपन ने वैल्यू करी निकाली अभी इतनी मेहनत करके, उसको पुट कर दें तो ये हो जाएगा nh/2πm, और आर की वैल्यू जो आएगी यहाँ पे उसे हम लिखेंगे 0.529 × 10⁻⁻10। अगेन क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ में ऐसा यूनिट में पुट करूँगा, इसे भी मीटर में कन्वर्ट किया, एंड n²/z, राइट, n²/z। अगर आप इसके कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व कर ले और इन वेरिएबल्स को भी सॉल्व कर ले, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल में कैंसलेशन होगा, ये n कैंसिल होगा आपके इस एक n से और z ऊपर चला जाएगा। पूरे कांस्टेंट को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.18 × 10⁻⁶z/n मीटर/सेकेंड। अगर आप इसे स्पीड को, वेलोसिटी को ध्यान से देखें तो ये लाइट से थोड़ी ही कम है, और ये सही भी है। किसी भी माइक्रो पार्टिकल या बड़े पार्टिकल की जो आपकी स्पीड है वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा तो होनी नहीं चाहिए, खासकर इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, बट फिर भी वो स्पीड ऑफ लाइट से कम है। आप इस वैल्यू को थोड़ा ध्यान से समझें, 10⁶ मतलब एक के आगे 6 जीरोस लगाए हैं आपने, इंटू 2.18, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन की, किसमें, एक ऑर्बिट में, राइट। और वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली किस पे, एटॉमिक नंबर पे। मतलब जितना ज़्यादा आपका साइज बड़ा होगा पार्टिकल का, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, हीलियम, लिथियम वगैरह, उतनी ज़्यादा आपको वेलोसिटी मिलेगी। और जिस ऑर्बिट में आप देखेंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस ऑर्बिट में आप देखेंगे तो जितनी बड़ी ऑर्बिट होगी उतनी कम वेलोसिटी होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे तेज कहाँ घूमेगा, सबसे छोटी ऑर्बिट में सबसे तेज घूमेगा। ठीक है, ये वेरिएबिलिटी की बात तो अपन करेंगे ही आगे, बट ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया है इसके लिए, रेडियस और वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम रेडियस और वेलोसिटी ही कवर करने वाले हैं। आगे की क्लास में हम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ये सब कवर करेंगे, लेकिन आज की क्लास में इतना काफ़ी है। लेकिन
हम क्लास को हमेशा की तरह एंड नहीं करेंगे विदाउट डूइंग एनी सर्टेन क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन हमेशा करते हैं, हम क्वेश्चन आज भी करेंगे। तो शुरू करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस। जिनको क्वेश्चंस में समझ में आए कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई करना है इन फॉर्मूलाज को, वो ध्यान से देखे और समझे बेटा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस पूछा गया। जैसा कि मैं आप लोग को समझाता हूँ कि गिवन और इन सब का यूज़ तो करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हमेशा क्या लिखना चाहिए अपन को, फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो रेडियस का फॉर्मूला आप लिखेंगे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट n की जगह थर्ड दिया हुआ है, इज 0.529 n स्क्वायर बाय z। ये रहा आपका रेडियस का फॉर्मूला जो हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं। तो 0.529 n स्क्वायर बाय z। यहाँ पे आप देख सकते हो कि n की वैल्यू क्या है, 3 है, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है। और क्योंकि एटम आपका हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1। तो जो रेडियस आप निकालेंगे थर्ड ऑर्बिट का वो आएगा 0.529 इंटू एन स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे बेटा, अपन रखेंगे एन स्क्वायर की जगह 3, तो दैट वुड बी 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 डिवाइडेड बाय 1। इसको सॉल्व कर ले आप, इसका सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं दी, जो मेन पार्ट है वो तो मैंने कर ही दिया। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन हुआ। पहले क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी एज सच डिफिकल्टी इसमें नहीं आएगी आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। अगले क्वेश्चन को देखें, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ second orbit of helium in terms of x। इस बार terms of x में निकालने के लिए बोला है उसने, what will be the radius of second orbit of helium in terms of x if radius of second orbit of hydrogen is x। सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का जो रेडियस है उसको x माना है, और x के टर्म में ही आपको क्या निकालना है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम का रेडियस निकालना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब जब ऐसे टर्मिनोलॉजीज के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कंपैरिजन होता है, ठीक है, तो कंपैरिजन में आप हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी का यूज़ करो, ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि नॉर्मल फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा नहीं, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी से आप करेंगे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखें। जैसे कि उसने कहा है कि सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, x है, तो अपन कहेंगे r हाइड्रोजन के लिए 0.529 इंटू सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन है तो 2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हाइड्रोजन है तो ये वैल्यू x के बराबर है। x के बराबर कौन सी वैल्यू है आपकी, 4 इंटू 0.529, राइट, 0.529 ये आपके 4x की वैल्यू है। फिर आप हीलियम में भी सेम एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि यार हीलियम में निकालेंगे अपन, तो हीलियम में क्या हो जाएगा, हीलियम में सेकेंड ऑर्बिट हो जाएगा 0.529 इंटू एन का स्क्वायर, दैट वुड बी 4 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये 4 तो एज इट इज़ गिवन है, ये x है और x बाय 2 आ जाएगा आपका रेडियस x बाय 2। अब यहाँ तो ये थोड़ा सा आसान है, लेकिन हमेशा इतना आसान क्वेश्चन हो ऐसा ज़रूरी तो है नहीं ना, इसलिए अपन प्रोपोर्शनैलिटी का यूज़ करेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी ज़्यादा बेटर होती है। तो रेडियस जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, एन स्क्वायर बाय जेड के। ठीक है, आप यहाँ से कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल। ठीक है, जब भी आप दो पार्ट को डिवाइड करेंगे, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट वैसे भी डिवीजन में कैंसिल आउट हो जाता है, तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं अगर लिखूँगा R1 डिवाइडेड बाय R2 तो वो हो जाएगा आपका N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Z1। R1 के सामने N1, R1 के नीचे Z1, R2 के सामने क्या आएगा, N2 का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा, Z2। ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, N1 की वैल्यू मतलब R अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए N1 की वैल्यू और Z1 की वैल्यू, और R2 हीलियम है तो N2 और Z2 की वैल्यू हीलियम के अकॉर्डिंग में। ठीक है, ये आपका तरीका है प्रोपोर्शनैलिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का।
ठीक है, ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, बाकी जो आपकी टेलीग्राम में डीपीपी आएगी उसके सॉल्यूशंस आएंगे, उनको गो थ्रू करिए, कुछ डाउट है मुझसे पूछिए, अपन उसको आगे फॉरवर्ड में सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी के लिए सिमिलर बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि आपकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम, लिथियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये फाइंड करना है आपको वेलोसिटी लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए और सेकेंड ऑर्बिट में। तो वेलोसिटी के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, दैट वुड बी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाय n इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे z की वैल्यू आप देखेंगे लिथियम के लिए कितनी होगी 3 और ऑर्बिट कितना दिया हुआ है आपका सेकेंड। तो ये डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं इसमें। तो वेलोसिटी वुड बी इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 3/2। सॉल्व करें इसको आगे, इतना तो आप कर ही सकते हैं, होमवर्क समझे इसको अपना, है ना, और ये आएगा आपका आंसर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, डीपीपी में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके कुछ जेई एडवांस के क्वेश्चन हैं, लेकिन वो सिर्फ इन फॉर्मूले से नहीं होंगे, तो वो अपन आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो आपको डीपीपी दी हुई है उसके सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा आपको कल के दिन। ठीक है, आज आप खुद से प्रैक्टिस करें, आंसर्स मुझे टेलीग्राम में भेजें, क्वेश्चंस चेक करने हैं तो टेलीग्राम में मुझसे बात करें। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हो जाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे और मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराऊंगा इसके कल। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में विद द मोर फर्दर टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, दैट इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड और उनके क्वेश्चंस, और फिर अपन बात करेंगे बोर मॉडल की एज अ होल। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।